मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आप सभी का क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेज इन रिसर्च विषय पर आयोजित इस 10 दिवसीय कार्यशाला के 8वें दिन और 22वें तकनीकी सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह जी, प्रोफेसर जीपी सिंह जी हैं। मैं उनका हमारे विभाग की ओर से, हमारे शिक्षण अधिगम की ओर, केंद्र की ओर से और हमारे विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आभार सर। पहले आपको वेरिएबल बताया, फिर मेजरमेंट स्केल बताया, फिर बताया था कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं कि अगर हम ग्राफिकल में जाते हैं तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ से हमें जानकारी क्या मिलती है और किस किस तरह के ग्राफ हमें बनाने चाहिए, किस तरह का हमारे पास डेटा है। तो इसके बाद हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बताई। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन मतलब कि अगर आपका डेटा क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है, तो आपको क्या क्या करना होता है, यानी कि न्यूमेरिकल समरी हमने बताई थी। न्यूमेरिकल समरी में हमने आपको जो पहला चीज बताया था वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताया था और इसका मतलब हमने ये आपको जानकारी दी थी कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ये चीज हम क्यों निकालते हैं। ये हम कक्षा 5 से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, मीन मीडियन मोड, और हम पीएचडी तक मीन मीडियन मोड पे काम कर रहे हैं। तो क्या फर्क है जो हमने कक्षा 5 में पढ़ा और जो हमने पीएचडी में किया? तो केवल कॉन्सेप्ट का फर्क है। कक्षा 5 में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो केवल बच्चे को सिखाते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, लेकिन जब आप पीएचडी में निकाल रहे होते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप उपयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जितने पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ शेयर कर रहे हैं, अगर मैं सबसे पूछूं कि आपके पॉकेट में इस समय कितने रुपए हैं, तो सबके पास कुछ न कुछ अमाउंट आएगा। अगर मैं उन रुपयों का मोड निकालूं, मोड बहुलक, तो यह कोई नंबर आएगा। सपोज करिए कि वो 1500 रुपए आता है और अगर मैं यह नंबर अनीता मैडम को भेज दूं, तो हमने क्यों भेजा? हमने ये इसलिए भेजा कि मैडम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पॉकेट का आइडिया ले पाए। तो अब इस नंबर से वो क्या आइडिया लेगी? तो इस नंबर से, मोड से, वो उनको ये आइडिया मिलेगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से जीपी सिंह को मैक्सिमम के पॉकेट में 1500 रुपए मिले थे। इसके अलावा उनको कोई आइडिया नहीं मिलेगी इस नंबर से। अगर मैं उस डेटा का मियोडिनो निकाल के मीडियन निकालूं और वह मीडियन 1500 आ जाए और फिर मैं इस नंबर को भेजूं मैडम के पास, तो मैडम अब क्या सोचेंगे? अब मैडम के सोचने का तरीका बदल जाएगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के विषय में, पॉकेट के विषय में। और अब वो तरीका क्या होगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से लगभग आधे लोगों के पॉकेट में 15 रुपए 100 से कम रुपए पाए थे हमने, और आधे लोगों के पॉकेट में 1500 से ज्यादा रुपए हमने पाए थे। तो मीडियन इस मैसेज को कन्वे करता है। अगर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव मीडियन से चुनते हैं तो आपके डेटा के इस मैसेज को कन्वे करता है। अगर हमने उसका मोड निकाला, सॉरी मीडियन नहीं, मीन निकाला, जब हम मीन निकाले तो सपोज करिए कि फिर से 1500 रुपए आ गए और अब हमने भेजा मैडम को। अब वो क्या समझेंगी? मोड में तो उन्होंने समझा कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स के पॉकेट में हमको 1500 रुपए मिले थे। मीडियन में उन्होंने समझा कि लगभग आधे के पॉकेट में हमको 1500 रुपए से कम मिले थे और आधे के पॉकेट में 1500 से ज्यादा मिले थे। अगर हमने मीन निकाल के भेजा तब वो क्या समझेंगी? तब वो समझेंगी कि जीपी सिंह को सबके पॉकेट में 1500 रुपया मिला था। जब हम कोई मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू देते हैं किसी को दिखाते हैं अपने डेटा का, तो वह
उससे हमारे डेटा के विषय में उम्मीद करता है। अब इन तीनों में हमारे डेटा के हर पॉकेट की उम्मीद किस मेथड में आया? अर्थमेटिक मीन में। मीडियन में हर पॉकेट की उम्मीद नहीं आया कि इस पॉकेट में इतना मिला, इस पॉकेट में इतना मिला। केवल अर्थमेटिक मीन है जो सबके पॉकेट की आइडिया देता है। आइडिया कोई जरूरी नहीं है कि एक्यूरेसी के बराबर हो। हाँ, तो अब आइडिया और एक्यूरेसी में जो डिफरेंस होता है उसको पता करना डिस्पर्सन कहलाता है। तो हमने फिर डिस्पर्सन बताया, फिर हमने बताया कि शेप को कैसे निकालेंगे, तो आप स्क्यूनेस और कुर्टोसिस निकालेंगे। फिर हमने मल्टी वेरिएबल डेटा की बात करी और इसमें एक कुछ टेक्निक्स की बात हम लोगों ने करी, कोरिलेशन, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एक्सेट्रा। अब हम एक दूसरी चीज आपसे डिस्कस करेंगे और वह है स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली ये जितने भी काम हम लोग करते हैं वह क्यों करते हैं? करते इसलिए हैं कि हमें किसी एक बड़े समूह पर, सपोज करिए कि ये बड़ा समूह है, इस समूह पर किसी प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना होता है। जैसे ये सभी दिल्ली के निवासी हैं इसके अंदर, और हमें ढूंढना है कि कितने प्रतिशत लोगों को कोविड हुआ है, कितने प्रतिशत लोगों को कोविड हुआ है। अब अगर दिल्ली में 1 करोड़ लोग रह रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमको 1 करोड़ लोगों के कोविड टेस्ट के रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और जब ये टेस्ट रिपोर्ट का डेटा आ गया, मतलब कि मिस्टर एक्स पॉजिटिव, मिस्टर वाई नेगेटिव, मिस्टर जेड पॉजिटिव, इस तरह से जब ये डेटा आ जाएगा तब हम देखेंगे कि टोटल में कितने पॉजिटिव आए और प्रोपोर्शन निकाल लेंगे और हमको मिल जाएगा कि कोविड पॉजिटिव कितने % लोग हैं। हेलो, सर अभी लेक्चर में हूं मैं और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद खाली होऊंगा, तो आप बात करिए अगर। जी हाँ, गेस्ट हाउस की अगर वो है तो गेस्ट हाउस के लिए हमने एडीएम प्रोटोकॉल को कल नोटिस ऑफिस को बता दिया है कि हम 2 कमरे दे पाएंगे। तो हम लोग 1 बजे के आसपास हम लोग पहुंचेंगे, हम गेस्ट हाउस में मिलेंगे। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। यस, ओके। तो हमको इसका % जानने के लिए कि दिल्ली में कितने प्रतिशत लोगों को कोविड पॉजिटिव है, हमको डेटा चाहिए। और किसका चाहिए? हर आदमी का, दिल्ली की, या दिल्ली के लोगों की एवरेज इनकम क्या है, ये हमें जानने के लिए हमें डेटा चाहिए दिल्ली के हर व्यक्ति का। तो जब हम किसी समस्या पर बात करते हैं और ऑथेंटिक बात करना चाहते हैं, एविडेंस बेस्ड बात करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव बात नहीं करना चाहते हैं, तो हमको डेटा की जरूरत होगी। अब प्रश्न है कि अगर हमें जिस समूह पे बात करना है वह समूह बहुत बड़ा हो तो उसका डेटा हम कलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। अगर हम व्यक्तिगत रिसर्च कर रहे हैं तो, अगर हम संस्थागत रिसर्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम कर लें। जैसे हमारी गवर्नमेंट इस तरह के डेटा कलेक्ट कराती है, कोविड के लिए तो नहीं लेकिन लोगों की काउंटिंग के लिए कराती है। जनसंख्या जनगणना हर 10 साल पे
तो उसमें हर घर से लोगों को काउंटिंग की जाती है। तो अब अगर आपका प्रश्न कुछ इस तरह का है कि जिस पर कि आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग करते हैं और उसे कहते हैं इन्फरेंस या स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग। तो अब होगा क्या कि एक बड़ा समूह होगा जिसका डेटा आपके पास होगा नहीं, अब और उसके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में इस समूह को बोलते हैं पॉपुलेशन, और जनरली इस पॉपुलेशन से हम लोग बताना क्या चाहते हैं, इस पॉपुलेशन के लिए किसी क्वालिटी का, किसी फेनोमेना का मीन क्या है। जैसे इनकम का मीन क्या है, जैसे लोगों की उम्र का एवरेज क्या है, मीन क्या है, हाँ, लोगों के एक्सपेंडिचर का मीन क्या है, तो हम इनका मीन बताना चाहते हैं। दूसरा हो सकता है कि हम इनका स्टैंडर्ड डेविएशन बताना चाहें। हाँ, अब जब ये मीन और स्टैंडर्ड की बात हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं। डेटा क्वांटिटी होगा तभी हम मीन और एसडी निकाल पाएंगे। अब रही बात कि हम यहाँ HIV पॉजिटिव लोगों का प्रतिशत जानना चाहते हैं। अब जब HIV पॉजिटिव लोगों का प्रतिशत जानना चाहेंगे तो इसका मतलब है कि डेटा क्वालिटेटिव है। जब डेटा क्वालिटेटिव होगा तो हम प्रोपोर्शन जानना चाहेंगे या रेट या रेशियो जानना चाहेंगे, या हो सकता है कि हम यहाँ के दो चीजों के बीच में कोरिलेशन जानना चाहें। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच यहाँ कोरिलेशन क्या है, कि क्या इनकम के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्या लॉकडाउन से लोगों की एक्सपेंडिचर चेंज हुआ। कुछ इस तरह की अगर चीजें जानना चाहें, अगर क्वांटिटेटिव चीजें हैं, हमारा स्टडी है, तो हम वहां कोरिलेशन जानना चाहेंगे। हो सकता है कि हम यहाँ एसोसिएशन भी जानना चाहें। एसोसिएशन जब हम जानते हैं तो क्वालिटी के बीच में बात करते हैं। जैसे कि हमने पोलियो की वैक्सीन लोगों को लगवाई, कुछ को लगा, सब कुछ को नहीं लगा। फिर हमने देखा कि पोलियो हुआ कितने लोगों को, जैसे कोविड आ रहा है। हाँ, अब अगर हम देखना चाहें कि कोविड का वैक्सीनेशन करने से कोविड के रोकथाम पे कोई असर हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि कितने लोगों को कोविड लगा। सबको तो एक साथ हिंदुस्तान में लग नहीं जाएगा, क्योंकि आज तक कोई भी मेडिसिन, कोई भी टीका हिंदुस्तान में सबको नहीं लग पाया है, सब तक नहीं पहुंच पाया है, तो सबको तो एक साथ लग नहीं पाएगा। हाँ, होगा क्या कि कुछ लोगों को लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लग पाएगा। अब हम लोग देखेंगे टीका लगा नहीं लगा, लगा नहीं लगा, तो ये क्वालिटेटिव डेटा हुआ। अब फिर दूसरी चीज देखेंगे कि जिनको लगा उनको कोविड हुआ एस, नहीं हुआ नो, और इस तरह से हम हर व्यक्ति का हमको एक डेटा मिलेगा कि कोविड हुआ, नहीं हुआ, टीका लगा था या नहीं लगा था। अब जब हम इनके बीच में एसोसिएशन देखेंगे कि तो पाएंगे कि जवाब पाएंगे एसोसिएशन से कि कोविड के रोकथाम में इस वैक्सीनेशन का इफेक्ट है कि नहीं। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो आप एसोसिएशन की बात करते हैं। हाँ, तो अब ये करते कैसे हैं, करने के लिए होगा क्या कि क्योंकि हम यहाँ का डेटा पूरा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो अब हम यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं, यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप चुनते हैं जिसे कहते हैं सैंपल। और जिस चीज की हमें इस डेटा के लिए तलाश थी, मतलब कि इनमें से कोई एक या बहुत सारे, वह चीज इस डेटा में भी मिलेगा, कमो बेस मिल सकता है। हो सकता है कि एग्जैक्टली यहाँ की जैसे ना मिले, लेकिन जरूर यहाँ से मिलेगा। बस फर्क क्या है कि यहाँ के हर आदमी का डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, हर यूनिट से डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे बस में कलेक्ट करना नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ से ये जो डेटा कलेक्ट किए और इसको यूज करके
हम इनके विषय में जानकारी दें। तो यही स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है और यही हम रिसर्च में करते हैं। जो कल हमने लेक्चर दिया वह हमने डेटा से हम निकालते क्या है ये बताया हमने। हाँ, लेकिन हम डेटा से निकालते जो चीज है वो डेटा को बताने के लिए नहीं निकालते हैं, हम किसको बताने के लिए निकालते हैं? पॉपुलेशन डेटा के विषय में बताने के लिए निकालते हैं। तो जो भी हम लोग निकालते हैं इस डेटा से, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, देखिए इसमें सब वही लिखा है। मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, एसडी डिस्पर्सन है, प्रोपोर्शन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, कोरिलेशन है। तो जो भी चीज हमने कल आपको बताई वह हम सैंपल डेटा से निकाल सकते हैं। अब जब ये निकल के आ गए तब हमारा काम है ये देखना कि हम क्या इसके आधार पर इसके विषय में बात कर सकते हैं कि नहीं, कि ये जो कह रहा है वह हम इसके लिए रेसिप्रोकेट कर सकते हैं कि नहीं, कि इसमें भी वही होगा। तो जब आप ऐसा करते हैं तो इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। आओ, अब आपको ये लग रहा होगा कि इसका मतलब है कि हमारे सारे शोध का जो जड़ है वह ये है। अगर हमको यहां से जानकारी अच्छी मिलेगी तो हमारे शोध के निष्कर्ष इसके लिए अच्छे आएंगे। तो अब सब कुछ डिपेंड करता है इस सैंपल पर। थिंकिंग चैलेंज क्या है कि हम हर पूरा का पूरा हमारा गेम, पूरा का पूरा हमारा निर्णय लेने की प्रक्रिया, सब कुछ डिपेंड कर रहा है सैंपल पर। अब इसे कंफर्म करने के लिए या इसे इंश्योर करने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है शोध में, वह है कि स्टडी डिजाइन हमारा क्या है। पहली चीज कि हमने स्टडी का प्रारूप क्या बनाया है। जरूर आपको इस पर लेक्चर हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो पक्का है कि होगा, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मेरा एक्सपर्टाइज भी इसमें नहीं है। दूसरा है कि जो आपने एविडेंस निकाले उनकी संख्या कितनी थी, सैंपल साइज, कितने यूनिट्स को पॉपुलेशन से निकाला, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, और जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है वह है निकालने का तरीका, कि आपने कैसे निकाला, सैंपलिंग टेक्निक क्या यूज करी। हाँ, और जो चौथा तरीका है कि जब आपने प्रॉपर टेक्निक यूज करी, स्टडी डिजाइन यूज कर ली, सैंपल साइज डिफाइन कर लिया, सैंपलिंग टेक्निक यूज कर ली कि कौन सा हम निकाले, तब प्रश्न आता है कि आपने स्टैटिस्टिक्स के किस टूल का उपयोग किया निर्णय लेने में। तो अब हम मेनली हम स्टैटिस्टिक्स के टूल की बात करेंगे कि हम किस टूल को यूज करते हैं निर्णय लेने में, जनरली जब हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो। हाँ, अब जनरली जो टेक्निक्स हैं स्टैटिस्टिक्स की, हमारा ये चूंकि कंपोनेंट नहीं है लेकिन हम बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे कि सैंपलिंग टेक्निक दो तरह की होती है। पहला कहता है कि पॉपुलेशन से हम उनको सेलेक्ट करेंगे अपनी स्टडी में जिनको हम चाहें, और इस तकनीक को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। दूसरा तरीका हुआ है कि पॉपुलेशन से यूनिट सैंपल में कौन आएगा ये हम नहीं तय करेंगे। सपोज करिए कि भगवान तय करें, भगवान तय करें का मतलब हुआ लॉटरी तय करें। हाँ, तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। और दोनों ही तकनीक अपने अपनी जगह पे रिसर्चेज में यूज करी जाती हैं। हाँ, दोनों के अपने अपने महत्व हैं। प्रोबेबिलिटी में आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर, और नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वेनियंस, पर्पजिव, कोटा और स्नोबॉल। हो सकता है कि आपको इस पर लेक्चर हुआ हो। मैं एक दो चीजों को वही प्रिंट करना चाहूंगा यहाँ पर, कि सपोज आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है और शाम को
आपने टीवी चैनल खोला तो आपको दिखेगा कि टीवी का एक पत्रकार सड़क पे खड़ा है चौराहे पर, और वो साइकिल से जाने वाले एक व्यक्ति के पास माइक लगाता है और कहता है कि बजट पे आप कुछ कहना चाहते हैं, बजट कैसा है। वो कुछ बोलेगा, ब्रॉडकास्ट हो गया। इसके बाद वो वहीं खड़ा रहा, एक मोटरसाइकिल वाले के पास लगाया और पूछा कि आपकी राय क्या है, उसको ब्रॉडकास्ट किया। फिर उसने एक कार वाले से पूछा, उसको ब्रॉडकास्ट किया। अब उसका मकसद क्या था? हर आदमी का रिप्रेजेंटेशन बजट पे दे देना और जल्दी दे देना। किसी का चुनाव वगैरह वो नहीं किया, जो भी सुविधा अनुसार उसको मिल गया हर तबके को, तो उसने प्रेजेंट कर दिया। अच्छा तरीका है, जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। अपने मन से ही चुना, कार वाले को चुना, साइकिल वाले को चुना, टैक्सी वाले को चुना, लाइक दैट। पर्पजिव सैंपलिंग में क्या है कि मान लीजिए कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपके स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं और आपको अपने स्कूल की फुटबॉल टीम भेजनी है खेलने के लिए। अब आपके सामने समस्या है कि इन 500 बच्चों में से 11 किन बच्चों को हम चुने, क्योंकि अगर आप यहां पर लॉटरी से चुनेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक से, तो हो सकता है कि आपके टीम में कुछ हैंडीकैप्ड बच्चे भी आ जाए, क्योंकि आपके स्कूल में पढ़ते हैं, और ऐसे में आपकी टीम रिप्रेजेंटेटिव टीम नहीं होगी। तो यहां भी आप क्या करेंगे, अपने पर्पस को देखते हुए अपने मन से 11 खिलाड़ियों को चुनेंगे। ऐसा जब करते हैं तो पर्पजिव सैंपलिंग, और ये भी वैलिड है, सिचुएशन बेस्ड है। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि जब हम बड़े मास में करते हैं तो पहले से तय कर लेते हैं कि हम इस ग्रुप से इतना, इस ग्रुप से इतना और इस ग्रुप से इतना लेंगे, और फिर हर ग्रुप से अपने मन के अनुसार सिलेक्शन कर लेते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग ये एक स्पेशल टेक्निक है, और जनरली जब आप सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड शोध करते हैं, ऐसे विषयों पर जिन विषयों पर लोग बात करने से कतराते हैं। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं, मान लीजिए कि मैं एक शहर लूं, बनारस शहर, और मैं जानना चाहूं कि बनारस शहर में कितने प्रतिशत लोग ड्रग लेते हैं। ड्रग मतलब हीरोइन, चरस, गांजा, स्मैक, लाइक दैट। कितने परसेंट लोग ड्रग लेते हैं? तो अब मेरा शोध होगा कैसे? मैं कुछ लोगों को चुनूंगा। अब अगर मैं लॉटरी से चुनूं, बनारस में अगर हमारे पास 30 लाख लोग हैं, तो लॉटरी से चुनूं 100 लोगों को, तो मैंने किसी चुनने में कोई बेईमानी नहीं करी। मैं उनसे गया, पूछा कि आप ड्रग लेते हैं? उनका जवाब होगा नहीं, चाहे वो लेते ही हों। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी मेथड को छोड़ दिया। फिर मैं सड़क पे खड़ा हो गया, एक आदमी लड़ते भिड़ते जा रहा था पैर लगड़ाते हुए। मैंने उसको रोका, पूछा भाई साहब ड्रग लेते हैं? वो भी बोलेगा दावे के साथ कि नहीं, चाहे वो लिया ही हो। ऐसे सिचुएशन में मुझे डेटा नहीं मिलता है, तो इस सिचुएशन में डेटा पाने के लिए कुछ टेक्निक ड्रॉ की जाती हैं, यूज की जाती हैं। जैसे मैं पान की दुकान पे जाऊंगा, बनारस में बहुत मशहूर है पान की दुकानें। हाँ, वहां पान की दुकान पे 2 दिन 4 दिन पान खाऊंगा, पान वाले से दोस्ती करूंगा। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद जब मुझे लगेगा कि नहीं ये पान वाला मुझ पर विश्वास करने लगा, हाँ कुछ पैसे भी मैं वहां पे छोड़ूंगा, उसको हेल्प करूंगा, तब मैं उससे पूछूंगा कि मुझे ये चीज चाहिए, कहाँ मिलेगा। तब हमको वो जगह बताएगा और बोलेगा कि आप जाके उस घर को नॉक करो, वहां पे उस आदमी से मेरा नाम बताना, आपको सामान मिल जाएगा। तो मैं उस घर को नॉक करूंगा, वहां जाऊंगा, वहां परचेज करूंगा। परचेज करने के बाद अब उससे फ्रेंडशिप बनाऊंगा, वहां कुछ पैसे गंवाऊंगा, हो सकता है कि मुझे भी वहां कष्ट लेना पड़ जाए। जब हमारी फ्रेंडशिप उससे तय हो जाएगी, तब हम उसके दोस्तों से हमारी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, और इस तरह से हम नेटवर्क में घुसेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। जब इस तरह से करते हैं तो स्नोबॉल सैंपलिंग है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग उसको कहते हैं, जैसे कि आपने अगर सुरभि प्रोग्राम देखा हो, सिद्धार्थ काक और रेणुका सहारे,
दूरदर्शन का बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था, शायद लॉकडाउन में रिकास्ट हुआ था, मैंने देखा नहीं। उसकी एक चीज मुझे याद है केवल, कि वो लोग हर प्रोग्राम में एक प्रश्न पूछते थे ऑडियंस से, जैसे सचिन तेंदुलकर कौन सा खेल खेलते हैं। अब उनका निर्देश था कि जो लोग इसका सही उत्तर जानते हैं पोस्ट कार्ड पर सही जवाब भेजें। अब ऐसे प्रश्नों के लाखों में पोस्ट कार्ड आते हैं। सही करते क्या थे लोग, वो अगले एग्जाम केस में, अगले एपिसोड में सारे सही पोस्ट कार्ड अपने डायस पे रखते थे, और उस समय एक 2.5 से 3 साल की बच्ची को बुलाते थे डायस पर, और उससे कहते थे कि बेटा इसमें से एक पोस्ट कार्ड निकालो, और जो पोस्ट कार्ड निकल गया उस पर जिसका नाम पता लिखा है उसको विजेता घोषित किया जाता था, क्योंकि उनका भी प्रश्न सही होता था। अब प्रश्न यह है कि क्या यह गेम लॉटरी मेथड का था कि नहीं, तो था, प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन हुआ। हाँ, अगर 10 लाख सही पोस्ट कार्ड आए थे तो एक का सिलेक्शन हुआ, प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन था। अब प्रश्न है कि सिंपल रैंडम था कि नहीं। सिंपल रैंडम कहता है कि हम तब कहेंगे ड्रॉ को सिंपल रैंडम जब हर कार्ड के जीतने की संभावना बराबर हो, मींस उस बच्ची के हाथ में हर कार्ड के आने की चांस बराबर हो। अब बताएं कि जब 10 लाख पोस्ट कार्ड आप एक जगह रख देंगे तो, और बच्ची से निकालने को कहेंगे, तो जिनका पोस्ट कार्ड बॉटम में होगा उनके निकलने की संभावना, जिनका ऊपर होगा उनके निकलने की संभावना से हमेशा कम होगा। अब अगर आप इसे इंश्योर कर लें, इंश्योर करने के लिए रैंडम नंबर का यूज करते हैं। अगर आप उस मेथड से करते हैं तब तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, अदरवाइज नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल, अक्सर आप देखते हैं कि ओपिनियन पोल गड़बड़ हो जाते हैं। ओपिनियन पोल जब आपके यूनिट्स में विषमता ज्यादा होती है विचारों में, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग से आप चुनेंगे, लोगों का लॉटरी मेथड से नाम चुन करके उनसे पूछेंगे कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, तो इसमें निष्कर्षों में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लॉटरी में एक विचार के लोग ही आ जाए। तो जिस विचार के लोग आएंगे आपका मेथड उस विचार के लोगों का परसेंटेज ज्यादा दिखाएगा। इससे बचने के लिए जब हमारे पॉपुलेशन यूनिट में हेट्रोजिनिटी होती है, विचारों में असमानता होती है, विषमता होती है, तब हम लोग इस लॉटरी मेथड का उपयोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। पहले हम लोग ग्रुप बनाते हैं, स्टेटा बनाते हैं, और फिर हर ग्रुप से लॉटरी मेथड का उपयोग करते हैं। इसे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। तो ये बहुत सारे सैंपलिंग टेक्निक्स हैं। आप इनमें से किसी भी अथराइज्ड पर्सन से या किसी जानकार पर्सन से पूछना चाहिए, अगर आप इस विषय में महारत नहीं रखते हैं तो, कि हमारा ये काम है, हम इसमें क्या करें। और देश के बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं जिसका पूरा का पूरा लिखित प्रमाण है कि वो लोग कैसे सर्वे करते हैं। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का स्टडी डिजाइन पढ़िए कि उन्होंने कैसे सैंपल साइज निकाला, उन्होंने कैसे यूनिट्स को सेलेक्ट किया। हाँ, तो आपको ये बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अगर आप उसे पढ़ते हैं तो। एनीवे, तो जब आपके पास डेटा आ गया सैंपल में, तो अब निष्कर्ष कैसे निकालते हैं पॉपुलेशन के विषय में, तो इसके 3 रास्ते हैं। एक को कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, दूसरे को बोलते हैं इंटरवल मेथड, और तीसरे को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हम इन्हीं पे डिस्कशन करने चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको पॉपुलेशन का मीन निकालना है, मीन्स दिल्ली में लोगों की औसत इनकम क्या है। आपको चाहिए डेटा दिल्ली के हर व्यक्ति के इनकम का, जो आपके पास नहीं है। अब आपने क्या किया, सैंपल निकाला, हाँ, एक साइज का, 500 का, 1000 का, 5000 का, कितने का निकाले ये भी अलग प्रश्न है। यह भी एक डिस्कशन का प्रश्न होता है शोध में। जब भी आप ऐसा करें तो किसी न किसी अथॉरिटी से, किसी न किसी जानकार आदमी से पूछें कि हम कितने चीजों पे, कितने सैंपल पे काम करें। अपने मन से 500, 200, 300, 400 लेकर के नहीं करना चाहिए। तो सपोज करिए कि हमने किसी एक्सपर्ट से पूछा
इसके लिए, और उन्होंने बताया कि आप 1000 लोगों का डेटा कलेक्ट कर लीजिए। अब हमने किसी मेथड से, सैंपलिंग मेथड से 1000 लोगों से इनकम पूछी, मेरे पास आ गया। अब उसका हमको मीन निकलेगा और वो कहलाएगा सैंपल मीन। अब जब ये निकल गया, हमको बताना था पॉपुलेशन मीन। जब ये निकल गया तो जो भी इसकी वैल्यू आई, हम कहेंगे कि दिस वैल्यू इज एस्टिमेट ऑफ दिस अननोन वैल्यू। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। सिमिलरली, अगर आपको जानना है कि दिल्ली में कितने प्रतिशत लोगों को कोविड हो चुका है, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ऑल पर्सन। तो सीरो सर्वे लोगों ने किया। तो सीरो सर्वे में क्या किया उन्होंने पॉपुलेशन से एक फिक्स्ड साइज का सैंपल सेलेक्ट किया, उन लोगों का टेस्ट कराया। उन लोगों का जब टेस्ट रिपोर्ट आ गया, उस टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर उन लोगों ने परसेंटेज निकाला सैंपल का। अब यह सैंपल परसेंटेज यूज किया गया कि पॉपुलेशन में दिल्ली में इतने % लोगों को कोविड हो चुका। तो जब आप इस तरह से कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसे पॉइंट एस्टिमेशन। हम बता रहे हैं बड़े डेटा के लिए जिसका डेटा हमारे पास है ही नहीं है, लेकिन हेल्प किसका ले रहे हैं, वही के छोटे डेटा सेट का। तो जब ऐसा कर रहे हैं तो हम यह पॉइंट एस्टिमेशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि ये 4 लोग हैं, इनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल और 24 साल है। मैंने यहां इनको रख दिया ABCD। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी औसत उम्र क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मीन क्या है। बहुत आसान है, चारों को जोड़ दिया, 4 से भाग दे दिया, 21 ईयर्स आ गया। फिर मैं जानना चाहता हूं कि ये जो 21 आया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या रिप्रेजेंटेटिव इनका, यह इन लोगों से औसतन कितनी दूरी पर है। तो हमने SD निकाला 2.2 साल। अब मैं इसे मिटा दिया। अब मैं सांख्यिकी की विधि से, जो बात मैंने आपको बताई, उस विधि से इसे जानना चाहता हूं। मैंने पहले सैंपल साइज तय किया। हमने कहा कि हम 2 लोगों को चुनेंगे। फिर हमने तय किया कि मेथड क्या होगा, तो हमने कहा लॉटरी से चुनेंगे। तो हमने लॉटरी से 2 लोगों के नाम चुने और जो लोग 2 लोग चुन के आए, मैंने उनका एज पूछा। एक ने बताया 18 साल, दूसरे ने बताया 20 साल। अब हमको अपने सैंपल डेटा का मीन मिल गया 19 साल, और इस डेटा का SD 1.4 साल। अब मैं क्या लिखूंगा अपने शोध रिपोर्ट में, मैं लिखूंगा कि एस्टिमेट ऑफ मीन एज ऑफ दिस ग्रुप इज 19 ईयर्स। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा गोलमाल है, सच्चाई 21 साल है और हम बोल रहे हैं 19 साल। तो ऐसा होगा। अब इस बात को और क्लैरिफाई करने के लिए, गोलमाल क्यों है, गोलमाल इसलिए है कि अगर आप जाएं यहीं पर यही काम करने और आप लॉटरी से निकालें, तो हो सकता है कि आपको 2 लोग 20 और 22 मिल जाएं उम्र वाले। आप तो कहेंगे कि हमारा सही हुआ। इसी तरह से कोई और 2 लोगों को निकाले तो उसको दूसरा रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि सैंपल से हम जो भी रिजल्ट निकालते हैं वह फिक्स्ड नहीं है, वो बदलने वाली चीज है। तो अब कोई भी चीज अगर बदलने वाली है, जैसे ये डेटा, लोगों का उम्र, ये बदल रहा है, तो अगर कोई चीज बदलने वाली है तो इसके बदलाव को हम लोग जान सकते हैं कि इसमें बदलाव कितना हो रहा है, और इसको यूज करने के लिए हम लोग SD निकालते हैं।
ऐसे ही जब हम ये सैंपल मीन निकाल रहे हैं तो हमको तो 19 मिला, दूसरे को कुछ और मिल सकता है, तीसरे को कुछ और मिल सकता है, चौथे को कुछ और मिल सकता है। अब अगर हम ये जान जाए कि हमको तो ये मिला है लेकिन बदलाव कितना हो सकता है, तो हमारा कथन ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, हमारा कथन ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो अब इसको जानने के लिए कि बदलाव कितना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सैंपल से हम जो भी चीज निकालते हैं वह चीज बदल सकती है। उसी पॉपुलेशन से उतने ही यूनिट को पुनः सेलेक्ट करके अगर हम निकालें तो वह चीज बदल जाएगी जो हम पहले पाए थे। तो अब जो भी चीज हम सैंपल से कलेक्ट कर रहे हैं उसमें होने वाले बदलाव को हम मेजर करते हैं और उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर या मानक त्रुटि। तो अगर आप सैंपल से मीन निकाल रहे हैं तो आपको सैंपल मीन का मानक त्रुटि मिलेगा। अगर आपने बता दिया तो आदमी समझ जाएगा कि इनका एस्टीमेट तो यह है, इसमें बदलाव इतना हो सकता है। इसी तरह से अगर आपने सैंपल का कोरिलेशन निकाला तो उसका भी मानक त्रुटि निकलेगा। सैंपल से जो कोई भी चीज आप कैलकुलेट करेंगे उसकी मानक त्रुटि निकलेगी। ठीक है, अब इस केस में मानक त्रुटि को हम केवल दिखाएंगे आपको, बाकी के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको मानक त्रुटि निकाल के दे देते हैं। थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स उसके लिए थियरी स्टैटिस्टिक्स की करी गई है। एक्चुअली जब सैंपल से आप कोई चीज निकालते हैं तो उस फार्मूले को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक, और जब फार्मूले की वैल्यू निकल गई तो उसे बोलते हैं एस्टीमेट। तो यहाँ पर सैंपल मीन स्टैटिस्टिक है और ये सैंपल मीन जब कैलकुलेट कर लिया हमने 19 तो यह एस्टीमेट है। और यह किसका एस्टीमेट है? पॉपुलेशन मीन का। हाँ, जनरली हम यहाँ पॉपुलेशन मीन को म्यू से दिखाते हैं, सैंपल मीन को एक्स बार या वाई बार अंग्रेजी के अक्षरों से दिखाते हैं। अब प्रश्न है कि क्या हमको 2 के और सैंपल मिल सकते थे या और मीन मिल सकते थे? तो उत्तर है हाँ, 16 मीन मिल सकते थे। कैसे? हमको मिला था 18 और शायद 20, कौन सा था? 18 और 20। पहला आदमी 18 का, दूसरा 20 का, मीन 19 ईयर्स आया था। यह भी हो सकता है पहला 18 दूसरा 22, मीन 20 साल। 18 24 मीन 21 साल। 18 ये कब होगा? जब हम पहले आदमी को चुन करके उससे जानकारी ले करके फिर उसको पॉपुलेशन में डाल दें तो वो दोबारा भी आ सकता है। इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन। और जनरली इन्फरेंस में हम यही काम करते हैं ताकि डिपेंडेंसी ना आवे। और इस तरह से हमको ये 16 मीन पॉसिबल है, सैंपल मीन मिल सकते थे। कोई ना कोई एक हमको मिलेगा जब हम एक बार करेंगे तो। अब अगर हम इसमें परिवर्तन नाप लें, इसमें वेरिएशन कितना है, मीन्स इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है पता कर लें, तो वही इन मीन्स का मानक त्रुटि कहलाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमने इसको एक कॉलम में रख लिया, वाई बार या एक्स बार 18, 19, 20 और इस तरह से। और फिर हमने इनका आगे अभी हम इसका अगर फिगर देखें तो इनका फिगर ऐसे आएगा। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि ये हम थियरी में प्रूफ किया जा चुका है कि अगर आप पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं, सैंपल का मीन कैलकुलेट करते हैं और यह प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं तो आपको जो सैंपल मीन का बंटन मिलेगा वह बेल शेप मिलेगा या एनपीसी मिलेगा। इस जानकारी के आधार के पास, इसी जानकारी की वजह से हम बार बार सैंपल निकालते नहीं हैं। एक निकालते हैं और कहते हैं कि ये मेथड कह चुका है कि ऐसा मिलेगा, इसलिए हम आगे प्रोसीड कर जाते हैं।
अब हमने सैंपल का सारे 16 वैल्यूज का हमने यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ये आया 1.58। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे कि एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन इज 19 ईयर्स विथ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1.58 ईयर्स। तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो पढ़ने वाला ये समझ जाएगा कि जिस डेटा पे इन्होंने काम किया था, हाँ, वहां पे अगर हम काम करने जाएंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा इनके रिजल्ट से बदलता हुआ वह लगभग 2 साल 1.58 ईयर्स के आसपास इधर उधर मिल सकता है। तो क्या हुआ, अब आपको पहले की तुलना में, पॉइंट की तुलना में एस्टीमेट जानकारी ज्यादा बेहतर तरीके से मिली। हाँ, तो जब हम पॉइंट एस्टीमेट करते हैं या लिखते हैं तो साथ में हमें स्टैंडर्ड एरर लिखना जरूरी होता है। ये हमारा मैसेज है जब आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं। जब आप क्वालिटेटिव करते हैं तो आप परसेंटेज लिखते हैं, और जब आप परसेंटेज लिखते हैं उस समय भी आप ये चीज दे सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, ताकि आपको उस क्वालिटी में वेरिएशन की जानकारी रीडर्स को मिल पाए। दूसरा जो मेथड है वह है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन पॉइंट एस्टिमेशन को ही यूज करके बनाया जाता है। इसमें करते क्या है कि इसमें जिस चीज का हमें पॉपुलेशन में पता लगाना है उसकी 2 बाउंड्री वैल्यू निकालते हैं। एक को बोलते हैं लोअर लिमिट, एक को बोलते हैं अपर लिमिट। निकालने का तरीका क्या है कि जो हमने पॉइंट एस्टिमेट निकाला उस पॉइंट एस्टिमेट में स्टैंडर्ड एरर को प्लस माइनस कर देते हैं। जैसे हमने 19 निकाला था, अब 19 में 1.5 ईयर हम ऐड कर दें तो यह एक बाउंड्री मिली, और 19 में से 1.58 निकाल दें तो यह एक बाउंड्री मिली पॉपुलेशन मीन की। यह एक कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा जाएगा। अब जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं तो इसके साथ एक चीज और एसोसिएट करते हैं कि हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो अब कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं यह निकालने के लिए हम एक मार्जिन ऑफ एरर की बात करते हैं। पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अब मार्जिन ऑफ एरर कैसे निकलता है? मार्जिन ऑफ एरर हम निकालने के लिए आपका जो हमने स्टैंडर्ड एरर पाया था इसमें एक कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। यह जनरली एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। यह डिपेंड करता है कि आपका जो एस्टिमेटर है वो कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा है। अब मीन के केस में जनरली या तो नॉर्मल यूज करते हैं या टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अगर आपको ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगी, हो सकता है अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप केवल ये जानिए कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को केवल इसलिए निकालते हैं कि हम पॉइंट एस्टिमेट में पैरामीटर की एक वैल्यू पॉइंट पे बताते हैं 19 ईयर्स। यहां हम कहेंगे कि हमारा पॉपुलेशन मीन 16 साल से 22 साल के बीच में मिलेगा कहीं, ऐसा मुझे 95% भरोसा है। या कि अगर हम इस तरह से मीन और स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई करके इस इंटरवल को बनाए 100 बार तो हमको 100 थे लोअर अपर लिमिट मिलेंगे, और उन 100 अपर लोअर लिमिट में 95 के अंदर हमारा जो अज्ञात पॉपुलेशन मीन है वह मिलेगा। तो इसका हम उपयोग इस पर्पज से करते हैं, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल का। जो तीसरा चीज है वह है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो जनरली आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं अपने शोध में।
अब ये है क्या? यह जो हमने आपको पॉपुलेशन बताया, मीन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन कोरिलेशन, यह इन्हीं के विषय में जब कोई आप बयानबाजी करें, पहले हमने क्या समझाया कि आप उसे बताने के लिए पहले एविडेंस जुटाएं, मीन्स सैंपल लें, सैंपल से पता करें और तब उनके विषय में बात करें कि पॉपुलेशन का मीन इसके बीच में होगा या पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट 19 ईयर्स होगा। ये हम क्या कर रहे हैं कि पॉपुलेशन से पहले सैंपल ले रहे हैं, सैंपल से एविडेंस कलेक्ट करके और तब हम बता रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट ऐसे नहीं कहता है। हाइपोथेसिस टेस्ट कहता है कि जिस विषय को आपको बताना है उस विषय पर पहले आप एक क्लेम करिए, मतलब उसके नंबर, उसकी जानकारी के विषय में आप एक क्लेम करिए और उस क्लेम को, अगर वह क्लेम आपने न्यूट्रल किया तो वह क्लेम नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। तो पहला क्या है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन स्टैटिस्टिक्स इज ए क्लेम और स्टेटमेंट अबाउट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉपुलेशन। ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉपुलेशन मीन्स एक पॉपुलेशन का प्रॉपर्टी है मीन क्या है, एक पॉपुलेशन का प्रॉपर्टी है कि पॉपुलेशन का एसडी क्या है, पॉपुलेशन में कोरिलेशन क्या है, पॉपुलेशन में मेल और फीमेल के इनकम में रिश्ता क्या है, पॉपुलेशन में हाइट, लोगों के इनकम और एक्सपेंडिचर में रिश्ता क्या है। तो ये सब प्रॉपर्टी है पॉपुलेशन की। तो जब आप किस पॉपुलेशन प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम या स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, और जब उस क्लेम को टेस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? अ मेथड टू टेस्ट द क्लेम और स्टेटमेंट। अब ये जो क्लेम है ये दो तरह का होता है, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर आपने जो क्लेम किया, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है उस प्रॉपर्टी के विषय में और आप क्लेम कर रहे हैं, अगर जो आपने क्लेम किया है उस प्रॉपर्टी के विषय में वह क्लेम न्यूट्रल है तो इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और अगर आपने उस न्यूट्रल क्लेम का कॉन्ट्रास्ट क्लेम लिखा तो उसे कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब न्यूट्रल क्लेम का मतलब क्या होता है? ठीक है, जनरली हम लोग इसे H0 और H1 से डिनोट करते हैं। H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस, न्यूट्रल क्लेम, और जब इस क्लेम को हम कंट्राडिक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अगर हमने मान लिया कि ये जो हमने एग्जांपल लिया था कि लोगों का एवरेज एज 40 साल है तो यह हमारा नल हाइपोथेसिस है। और उसके बाद अगर ये मैं कहूं कि एज 40 साल से कम है उस पॉपुलेशन में तो यह हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि एवरेज एज 40 साल है, नल हाइपोथेसिस है। अगर मैं कहूं कि एवरेज एज 40 साल से बड़ा है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अगर मैं कहता हूं कि एवरेज एज 40 साल है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस 40 साल से कम है या 40 साल से ज्यादा है, तो ये नल अल्टरनेट है। कोई जरूरी नहीं है कि नल में हम हमेशा इक्वल टू लिखें, लेकिन इक्वलिटी रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पैरासीटामोल दवा है बुखार उतारने की, और कंपनी क्लेम कर रही है कि अगर आप इसको खाओगे तो बुखार अधिक से अधिक
10 मिनट में उतर जाएगा। अब ये कंपनी का क्लेम है। अब वो हमारा है कि हम इसको जांचना चाहते हैं। अब हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? तो अब हम यहां कहेंगे कि म्यू बुखार 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब हुआ औसतन 10 मिनट, क्वांटिटेटिव चीज हुआ। तो हम कहेंगे एच नॉट लेस देन इक्वल टू 10, और अगर उसे खारिज करना है तो हम कहेंगे H1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो जब आपका अल्टरनेटिव या तो लेस देन का हो या तो राइट ग्रेटर देन का हो, उस केस में नल हमारा, जैसे यहां लेस देन है तो यहां नल इक्वल टू आप कहेंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू कहेंगे। अगर अल्टरनेटिव ग्रेटर देन है तो हमारा नल लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, इक्वल टू जरूर लगा होगा। लेकिन अगर ये दोनों बात कह रहा है अल्टरनेटिव, तब हमारा ये इक्वल टू होता है। अब इन्हें बोलते हैं लेफ्ट टेल राइट टेल टेस्ट। अगर हमारा अल्टरनेटिव एक ही दिशा की बात कर रहा है, लेस देन या ग्रेटर देन, तब हम इनको बोलते हैं वन टेल टेस्ट। और अगर ये दोनों दिशाओं में बात कर रहा है तो इसे बोलते हैं टू टेल टेस्ट। अब जनरली इसे लोग लेफ्ट टेल भी बोलते हैं, इसलिए कि यह लेस देन की बात कर रहा है, यह लेस देन की बात कर रहा है। और इसे राइट बोलते हैं क्योंकि यह ग्रेटर देन की बात कर रहा है। और यह तो बोलेंगे टू टेल टेस्ट। अब है कि नल हाइपोथेसिस, तो हम इस एग्जांपल को फिर से लेते हैं। और हमको यहां पे क्या ढूंढना था कि इसका मीन क्या है, और हमने 2 का सैंपल निकाल करके एस्टिमेट किया था तो 19 इयर्स मिला था। अब मैं इसे नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसीजर से आपको समझाना चाहता हूं। तो पहले क्या होगा कि हम एक नल हाइपोथेसिस लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस तो उसको डिनोट करते हैं H नॉट। अब कहेंगे कि पॉपुलेशन मीन म्यू बराबर, अब प्रश्न है कि इक्वल टू में हम क्या लिखें? यहां 18 लिखें कि 20 लिखें कि 21 लिखें कि 22 लिखें कि 24 लिखें कि 28 लिखें कि 30 लिखें? जो भी लिखें, हमारा लिखना न्यूट्रल हो अगर, तभी हम इसको नल बोलेंगे। हमारा ये क्लेम, जो भी हम क्लेम करें इसकी वैल्यू, वो न्यूट्रल होगा तभी हम इसको नल बोलेंगे, अदरवाइज हम नल नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब इसको समझने के लिए इस न्यूट्रल को हम एक एग्जांपल और आपके सामने रख रहे हैं। सपोज करिए कि हाँ, अभी खाली लेक्चर में है, 12 बजे चले। हाँ हाँ, तू निकला, हम आ जाते हैं। तो इसमें जो नल की बात है, तो हम जैसे एक जज बैठा है चेयर पे, और सपोज करिए कि एक इनोसेंट आदमी को पुलिस पकड़ ली किसी कंफ्यूजन में, और जज के सामने पेश किया गया। अब जज को फैसला लेना है कि यह आदमी इनोसेंट है कि कल्प्रिट है। पुलिस कुछ बोलेगी, लेकिन अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं तो पुलिस की बात बाद में वो सुनेगा। पहले वो क्या करेगा, एक क्लेम करेगा उस व्यक्ति पर। यह व्यक्ति, उसको नहीं पता है कि यह व्यक्ति कल्प्रिट है कि यह व्यक्ति इनोसेंट है। अब वो उसके ऊपर एक क्लेम करेगा।
अगर उसका क्लेम, उसे न्यूट्रल क्लेम करना है, तो वह उस व्यक्ति को कहेगा कि यह व्यक्ति, अपने कागज पे लिखेगा कि यह व्यक्ति इनोसेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हर व्यक्ति इनोसेंट होता है जब तक कि दोष सिद्ध न हो जाए। दूसरा एग्जांपल, सपोज करिए कि पुलिस दूसरे व्यक्ति को लाती है जिसने कि कल ही मर्डर किया है। अब जज जब उस पर फैसला करेगा, हाइपोथेसिस बनाएगा, तो उसके लिए भी नल हाइपोथेसिस बनाएगा कि यह व्यक्ति इनोसेंट है, क्योंकि अभी तक उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है। पहला व्यक्ति इनोसेंट था और जज ने उसका हाइपोथेसिस बनाया इनोसेंट, क्योंकि जज न्यूट्रल था। दूसरा व्यक्ति इनोसेंट नहीं था, लेकिन जज ने हाइपोथेसिस बनाई उसकी इनोसेंट, क्योंकि जज न्यूट्रल था। अब जब हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे तो हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस सही बनी हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस सही न बनी हो। पहले केस में हम कहेंगे नल वाज ट्रूली फ्रेम्ड, और दूसरे केस में हम कहेंगे कि नल वाज नॉट ट्रूली फ्रेम्ड। अब इसका फैसला होने के लिए हम एविडेंस लाएंगे। एविडेंस लाने के लिए गवाह आएंगे। अब गवाह जो बोलेंगे, उनकी आवाज से जज एक समरी निकालेगा, एक सेंट्रल वैल्यू निकालेगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेगा उनकी आवाज का, और देखेगा कि उनके आवाज की जो वैल्यू आई वो हमारे जो सोचा है उसके फेवर में आ रहा है क्या। अगर फेवर में आएगा तो अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेगा, और अगर फेवर में नहीं आएगा तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा। सपोज करिए कि पहले केस में जितने गवाह आए, पुलिस के साथ साथ अन्य लोग जो आए, सबने कहा कि ये पहले केस में कि व्यक्ति क्रिमिनल है। उनके हर बयान से ये बात झलक के आई, तो जज क्या करेगा? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देगा, कहेगा कि ये इनोसेंट नहीं है, और यह फैसले की एक त्रुटि हुई। इसको कहते हैं टाइप 1 एरर। रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि गवाह सपोर्ट नहीं कर रहे थे उसको। दूसरे केस में नल हाइपोथेसिस सही नहीं बनी है। इस केस में जो गवाह है, अधिकांश गवाह बोले कि ये आदमी मर्डर नहीं किया है, तो जज क्या करेगा? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेगा और घोषित करेगा कि यह आदमी इनोसेंट है। ऐसे में फिर एक त्रुटि हुई, जिसे कि आप टाइप 2 एरर जानते हैं, और डू नॉट रिजेक्ट ए रॉन्ग नल हाइपोथेसिस, इसे बोला जाता है। अब किसी भी निर्णय प्रक्रिया में इसको आप जितना कम कर रखेंगे उतना ही आपका निर्णय बेहतर होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अब हमें है कि यहाँ पे हम क्या बात रखें। अब यहाँ रखने के लिए हम क्या करेंगे? कैसे न्यूट्रल हो? तो हम लिटरेचर पढ़ें कि इस इलाके के लोगों के उम्र के विषय में कहीं कोई मैगजीन में छपा है कि नहीं, एवरेज एज क्या है इस इलाके के लोगों का। जो भी छपा होगा वही हम ले लेंगे न्यूट्रल क्लेम, कि भाई ये जो है इस्टेब्लिश थियरी है। हर आदमी ऑनेस्ट होता है बाय बर्थ, यह इस्टेब्लिश थियरी है, इसलिए नल में जज ने ले लिया। तो हम भी यहाँ लेने के लिए लिटरेचर सर्च किए, और लिटरेचर में हमको मिला कि यहाँ के लोगों की उम्र 21 साल है, तो हमने 21 ले लिया। यह 21 हमने आपको समझाने के लिए लिया है, लेकिन इसका मीन नहीं मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि लिटरेचर से मिला। अब हम इसको टेस्ट करना चाहेंगे। अब इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा वह रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। जैसे अगर आपको शोध करना है भगवान के अस्तित्व पे, कि भगवान है कि भगवान नहीं है, तो आपका शोध प्रश्न क्या होगा? ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होगा?
जनरली आइल्स पे लोगों के अलग अलग बयानात आते हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि पहले हम इसमें नल देखेंगे कि क्या है। नल मतलब आइडियल क्या है। आइडियल है कि भगवान नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया है। नल हमेशा प्रूफ की हुई चीज को नल लेते हैं। किसी ने शोध से निष्कर्ष निकाला हो तो नल। तो किसी ने शोध से अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाला है कि भगवान है। इसलिए हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वह होगा भगवान नहीं है, और रिसर्च हाइपोथेसिस होगा भगवान है। अब अगर हम नल को रिजेक्ट कर देंगे तो रिसर्च हाइपोथेसिस हमारी फुलफिल होगी। अब इस केस में हमने क्या किया कि गवाह बुलाए। यहां से ये दो गवाह आए, इन लोगों ने अपनी गवाही दी 19 साल। जज ने माना 21 साल, गवाहों ने गवाही दी 19 साल। और ये गवाह अगर हम बदल के फिर दो निकालें, फिर दो बुलाएं, फिर दो बुलाएं, तो उनकी इस गवाही में फर्क आएगा 1.58 ईयर, जो कि हमने आपको स्टैंडर्ड एरर बताया। अब जज यही जानना चाहेगा कि ये गवाह यही बोल रहे हैं कि ये गवाह इससे अलग बोल रहे हैं। अगर जज ये जान गया कि ये गवाह यही बोल रहे हैं तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगी, रिसर्च हाइपोथेसिस वैलिड नहीं होगी। अगर ये जज जान गया कि ये गवाह इससे अलग बोल रहे हैं तो इसको रिजेक्ट कर देगा, और फिर रिसर्च हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगी, यह चीज नहीं है। हाँ, अब ये होगा कैसे? तो क्या करेगा जज? इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच की दूरी देखेगा, इसके बीच में गैप कितना है। गैप जितना ही छोटा होगा इसके रिजेक्ट होने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसका कुल का कुल हिसाब हुआ कि ये गैप निकाले। हाँ, अब x बार माइनस म्यू, ये गवाहों की बात है और ये क्लेम है नल में। अब इस दूरी की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि ये दूरी, ये x बार अलग अलग सैंपल पे बदल जाता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, स्टैंडर्ड एरर निकालने का ये फार्मूला होता है। ये जो सिग्मा है इसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ये जो सिग्मा है वो पूरे पॉपुलेशन डेटा का वैल्यू है। ये जो म्यू है ये पॉपुलेशन पर हमारा क्लेम है म्यू मीन का। ये हमने सैंपल से निकाला है और ये हमारा सैंपल साइज है। अब ये तो आपने क्लेम किया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने 21 ली हुई है। ये हमको सैंपल से मिल गया 19 साल। ये हमारे पास 2 है, लेकिन ये सिग्मा हमको पॉपुलेशन का है। अगर हमको ये पता है अब तो इस वैल्यू को बोलते हैं जेड वैल्यू या जेड टेस्ट। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो ये हमको पता ही नहीं रहेगा। तो जब ये पता नहीं रहता है तब इसकी वैल्यू उस सैंपल से निकालते हैं जो सैंपल निकाला था। मतलब कि इसको एस्टीमेट से रिप्लेस कर देते हैं और उस केस में इसका नाम हो जाता है टी टेस्ट। तो जब हम ये मीन के विषय में हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो यह टी टेस्ट या जेड टेस्ट होगा। डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन एसडी मालूम है कि नहीं मालूम है। इसमें कुछ किया गया है कि पॉपुलेशन, चूंकि 4 ही डेटा पॉपुलेशन में था तो वहां से एसडी कैलकुलेट कर लिया गया 2.24 ईयर। अब जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 19 माइनस 21 अपॉन 2.24 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1.26। एक्चुअली ये माइनस होगा, लेकिन इसमें माइनस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं 2 टेल टेस्ट में। हाँ, तो अब ये 1.26 को हम देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई कि नहीं। एक क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर और ये 1.96 से कंपेयर करते हैं। अगर ये वैल्यू 1.96 से बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अदरवाइज कहते हैं कि एविडेंस जज के फेवर में बात कर रहा है, नॉट रिजेक्टेड। इसी को एक पी वैल्यू अप्रोच से भी बात करते हैं।
अगर एसडी अननोन है पॉपुलेशन का तो सैंपल से निकालते हैं और उस केस में हम टी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास हाइपोथेसिस कुछ इस तरह की है कि पुरुषों की इनकम और महिलाओं के इनकम में तुलना करना है। इनकम में तुलना करने का मतलब हुआ कि मीन में तुलना करना। अब क्या हो जाता है कि दो ग्रुप हो गया पॉपुलेशन, अब इसको बोलेंगे पहला पॉपुलेशन, एक दूसरा पॉपुलेशन। यहाँ पुरुषों का है, ये महिलाओं का है, इसका भी डेटा होगा जो पता नहीं होगा, इसका भी डेटा होगा जो पता नहीं होगा। अब हमारी हाइपोथेसिस रहती है कि दोनों का मीन बराबर है, कोई अंतर नहीं है। अब यहां से भी डेटा लेंगे और यहाँ के डेटा से जानकारी इकट्ठा करेंगे, यहां से भी डेटा लेंगे, यहाँ के डेटा से जानकारी इकट्ठा करेंगे। हाँ, अब इन दोनों जानकारियों के आधार पर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और जब ऐसा करते हैं तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अब ये जब ग्रुप दो से ज्यादा हो, जैसे हमने पुरुष और महिला का इनकम बताया, अब सपोज करिए कि यहाँ जनरल कास्ट के लोग हैं, उनकी इनकम है, यहाँ ओबीसी कास्ट के लोग हैं, उनकी इनकम है, एक तीसरा ग्रुप है जिसमें कि अदर कास्ट के लोग हैं, उनकी इनकम है, और आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं कि क्या कास्ट के अनुसार लोगों का इनकम एक समान है कि अलग अलग है, तो न्यूट्रल होगा कि हमको नहीं पता है, हम सबको बराबर मान लेंगे, μ1 μ2 μ3। अब चूंकि ग्रुप की संख्या दो से ज्यादा हो गई है तो अब हम उसे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट नहीं बोलते हैं और वन वे एनोवा कहते हैं कि वन वे एनोवा टेस्ट यूज करेंगे। कुछ इस तरह का वन वे एनोवा टेस्ट में बहुत सारे मीन्स की टेस्टिंग होती है। और क्वालिटेटिव वेरिएबल अगर है तो हम हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए क्या करते हैं, ये देखिए। सपोज करिए कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में एक दिन आपने एक प्रयोग किया। आप सुबह सड़क पे बैठ गए और आपका इलाका एक घनी इलाके में है जहां की डेंस पॉपुलेशन है। सुबह आपने सड़क पे बैठे और आपने केवल एक चीज ऑब्जर्व किया कि सपोज करिए उस दिन संडे था, कि आज कितने लोगों की डेड बॉडी सड़क से गुजरी, राम नाम सत्य। और आपने दिन भर 24 आवर संडे को काउंट किया तो आपको पता चला कि 20। या यूं कहिए कि किसी श्मशान घाट पे आप गए, एक हफ्ता का डेटा ऑब्जर्व किए कि संडे को कितनी बॉडी आई तो 20 बॉडी, मंडे को कितनी बॉडी आई तो 14 बॉडी, ट्यूसडे को लाइक दिस। आपके मन में एक विचार आया कि ये जो भगवान है ये मौत दिन के अनुसार देते हैं क्या? जैसे संडे को मौत ज्यादा, मंडे को मौत थोड़ा कम, ट्यूसडे को और कम, वेडनेसडे को लगभग वही, थर्सडे को लगभग वही, फ्राइडे को बढ़ा, सैटरडे को बढ़ा। इसका मतलब है कि दिन का प्रभाव है क्या मृत्यु पर? अब आपके मन में यह प्रश्न आया तो यह प्रश्न आपका रिसर्च प्रश्न होगा। हाँ, कि दिन मौत दिन देख के आता है, लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि मौत का दिन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब नल हाइपोथेसिस क्या हो गई? डेथ आर अंडर यूनिफॉर्म लॉ, एक समान नियम से मृत्यु चलता है। या साप्ताहिक मृत्यु का डेटा है तो वीकली डेथ आर अंडर यूनिफॉर्म लॉ। अब अगर आपको इसे टेस्ट करना है तो कैसे हम जाने कि ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी कि नहीं, या हमारी जो कल्पना है कि मौत अधिक होती है किसी दिन वो सही है कि नहीं? तो हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। करते क्या है कि हम पहले मान लेंगे इसको सही कि मौत हर दिन एक समान होती है। हाँ,
अब चूंकि 7 दिनों में कुल मौत 105 हुआ है, तो हम इसके अनुसार कहेंगे कि अगर ये हमारी मौत का सिलसिला एक समान रहता तो रोज 15 मौत होती। अब यह बाई लॉ और यह बाई ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे लॉ और ऑब्जर्वेशन में कौन सही है। अब इसको देखने के लिए फिर हम दूरी निकालते हैं कि लॉ और ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है। O माइनस ई। जब ये डिफरेंस निकल जाता है तो कुछ तकनीकी कारणों से हम इसका स्क्वायर करके ई से भाग देते हैं। हाँ, और इस वैल्यू को जब जोड़ लेते हैं तो इसको कहते हैं काई स्क्वायर वैल्यू। अब यह काई स्क्वायर वैल्यू फिर हम लोग देखते हैं कि एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे उसके अनुसार यह सिग्निफिकेंट हो रहा है कि नहीं, मींस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है कि नहीं। तो अब आप इसके लिए एक सिग्निफिकेंट वैल्यू पा जाएंगे, पी वैल्यू, हाँ, जो कि आएगा 0.66। अब अगर ये वैल्यू आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम आई तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। अगर आपने इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में प्रथम प्रकार की त्रुटि की संभावना 5% रखी है, जिसको कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं, हाँ, तो इस केस में ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि वीकली डेथ जो हमने रजिस्टर में जाके नोट किया था, वह दिन के अनुसार जो अलग अलग दिखाई दे रहा था वो जस्ट बाई चांस दिख रहा था। हाँ, वाकई में बिना डेथ पर दिन का कोई असर नहीं है। इसको कहते हैं वन वेरिएबल सिंगल क्वालिटेटिव वेरिएबल हाइपोथेसिस टेस्ट। अब अगर आपके पास एसोसिएशन है, दो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, जैसे स्मोकिंग हैबिट, लंग कैंसर, जैसे हमने अभी बोला था कि कोविड वैक्सीनेशन एंड कोविड ऑकरेंस, हो सकता है वैक्सीनेशन एस हो, कोविड न हो सकता है कि वैक्सीनेशन एस हो, कोविड एस हो। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि क्या इनका कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। जब ऐसा करते हैं तो हम काई स्क्वायर बनाते हैं, टेबल यूज करते हैं, जिसे कहते हैं टू वेरिएबल काई स्क्वायर टेस्ट। दोनों क्वालिटेटिव होंगे और इसके लिए एक क्रॉस टैब बनाते हैं। क्रॉस टैब से डेटा कलेक्ट करते हैं कि हम कितने एक्सपेरिमेंट, 120 लोगों का हमने स्मोकर्स लिया था, उसमें से 45 लोग हमको डिजीज वाले मिले थे, 75 लोग हमको नॉन डिजीज वाले मिले थे, और 120 लोगों को हमने लिया था जो उन्होंने स्मोकिंग कभी नहीं करी। उसमें देखा कि 25 लोगों को डिजीज मिली और 95 को डिजीज नहीं मिली। ये टेबल जो लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं अक्सर वो ये टेबल बनाते हैं। उनके लिए मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि जब आप ये टेबल बना रहे होते हैं तो इसमें आप एक वेरिएबल को डिपेंडेंट और एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट मानते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे लिए बीमारी डिपेंडेंट है और हम मान रहे हैं कि बीमारी डिपेंड करती है स्मोकिंग पर। हम कहेंगे कि हम इस टेबल में डिपेंडेंट डिजीज लिए हैं, स्मोकिंग इंडिपेंडेंट लिए हैं। अब जब आप इनका परसेंटेज निकालते हैं तो अब ये परसेंटेज आप यहाँ 3 तरीके से निकाल सकते हैं। 45 को 3 तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। 45 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, 45 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 और 45 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100। तीनों के अलग अलग एक्सप्लेनेशन होते हैं, लेकिन हमने जो पाया है वह ये पाया है कि आप बिना सोचे, बिना समझे, आप जिधर से भी चाहें उधर से भाग दे करके परसेंटेज निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा टेबल बना रहे हैं, तो हमेशा आप जो परसेंटेज निकालें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉलम टोटल से भाग देके निकालें, क्योंकि ये सारे का सारा टेबल कंडीशनल रिलेशनशिप की बात करता है।
तो हमारा देखिए हमने निकाला हुआ है, अगर आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो 100 मिलेगा, लेकिन इधर से इधर 100 नहीं मिलेगा। हाँ, तो हम अब कंपेयर क्या कर रहे हैं कि 37% डिजीज्ड थे जो कि स्मोकर थे और 20% डिजीज्ड नॉन स्मोकर थे। अब यहां है कि नॉन स्मोकर में डिजीज का परसेंटेज कम है इन कंपैरिजन टू स्मोकर, लेकिन अगर आप 100 से 240 से दे देंगे तो वो ये बात नहीं करेगा, वो चांस ऑफ डिजीज की बात नहीं करेगा। यहां से आप कह सकते हैं कि स्मोकर्स में if you are smoking then you have 37% chance of being diseased, and if you are not smoking then you have 20% chance that you are not diseased, you are diseased। लेकिन 240 से आप कहेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो मेरा मैसेज है कि जब भी आप परसेंटेज निकालें ध्यान से निकालें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉलम टोटल से डिवाइड करके निकालें। अब रही बात कि ये एसोसिएशन निकालते कैसे हैं, तो इसके अनुसार एक ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। हाँ, नल हाइपोथेसिस लिखते हैं, नो एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड एसोसिएशन, मतलब इसमें जो हम रिश्ता देख रहे हैं कि इसमें कम मिल रहा है इसमें ज्यादा मिल रहा है, ऐसा हम नल में मानते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं, सब बराबर है, कोई इफेक्ट इसका इस पर नहीं है। एक हम एक्सपेक्टेड टेबल बनाते हैं, फिर काई स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो हम कहते हैं कि नहीं डिजीज पर स्मोकिंग का इफेक्ट है। हाँ, तो ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है क्वालिटेटिव के लिए। थैंक यू। इस तरीके से आपने हमें स्टैटिस्टिक्स के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से अवगत कराया, जो क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करेगा। बहुत बहुत आभार सर।